हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आए? आपके सब मज़े में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ जेसीईआरटी क्लास 7 का सिविक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है लोकतंत्र। इसका सभी प्रश्न उत्तर यानी जितने भी इसमें क्वेश्चंस है सारा का आंसर आज हम लोग करेंगे। इससे पहले मैंने हिस्ट्री का और अदर सब्जेक्ट का ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार उसे ज़रूर जाके चेकआउट करें, और चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को हिट करना ना भूलें। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले आपका शुरू होता है फिल इन द ब्लैंक से। एक नंबर में दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सॉरी, डैश में राजा लोगों पर शासन करते थे, तो राजतंत्र में ही ऐसा होता था। दूसरा नंबर है डैश में लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप है। डैश लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप है, तो इसमें क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली ये है स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड क्या है? तो लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप है। तीसरा नंबर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार डैश के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये समानता के सिद्धांत पर आधारित है। चौथा नंबर है लोकतंत्र में सभी वयस्क नागरिकों को डैश देने का अधिकार है, तो सबको मत देने का अधिकार है। यहाँ पर आप वोट भी लिख सकते हैं, मत सही वो भी सही है। जनता मतदान करके डैश का चयन करती है, तो सरकार का चयन करती है, या प्रतिनिधि भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर में। क्वेश्चन आंसर में जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन शुरू हो जाता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है समानता के लिए किन्हीं तीन कानूनी प्रावधानों को लिखिए। तो समानता के लिए तीन कानूनी प्रावधान निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा यहाँ पर में, कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है। इसका अर्थ है यह है कि देश के सभी लोगों का कानून का पालन करना अनिवार्य है, चाहे वह साधारण मजदूर हो या फिर कोई बड़ा अधिकारी। दूसरा पॉइंट इसमें बताता है हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की स्वतंत्रता है। खेल के मैदान, होटल, दुकान तथा बाजार आदि में जाने से किसी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता है। मतलब अगर देश मेरा है तो आपका भी है, ये हिसाब है। तीसरा नंबर, अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, जिसको हम लोग शोषित बोलते हैं। वर्तमान में यह प्रथा कहीं देखने को नहीं मिलती है, लगभग इसका उन्मूलन हो चुका है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है मध्याह्न भोजन से क्या फ़ायदा हुआ? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इस कार्यक्रम का प्रभाव काफ़ी सकारात्मक रहा। जैसे विद्यालयों में गरीब बच्चों में नामांकन की दर बढ़ोतरी हुई। पहले लोग नहीं नामांकन कराते थे, मतलब एडमिशन नहीं कराते थे, अब एडमिशन कराने लगे, विद्यालय में उनका ठहराव होने लगा। अब बच्चे कम से कम इसी खाने की वजह से ही, लेकिन रहते तो थे स्कूल में। दोपहर को अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए काम छोड़कर घर आने वाली माताओं को इससे काफ़ी राहत मिली। उसके बाद अगला पॉइंट है, यह कार्यक्रम जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में सहायक हुआ, क्योंकि सभी जाति के लोग एक साथ मिलकर के यहाँ पर में खा सकते हैं और खाते भी हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नागरिक अधिकार आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकों के उचित अधिकारों और समान उपचार के लिए समर्पित एक आंदोलन है। यह 1946 में शुरू होकर के 1969 यानी 69 में समाप्त हुआ था। नागरिक अधिकारों का यह आंदोलन अलगाव, नस्ल और रंग के आधार पर अफ्रीकी अमेरिकियों के साथ भेदभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का तात्पर्य है कि प्रत्येक वयस्क पुरुष या महिला, अमीर या गरीब, साक्षर या निरक्षर को वोट देने का अधिकार है। सार्वभौमिक का अर्थ है सभी, वयस्क का सार्वभौमिक का अर्थ है सभी, वयस्क का अर्थ है 18 वर्ष या उससे अधिक का 18 वर्ष या उससे अधिक, और मताधिकार का अर्थ है मतदान देने का अधिकार। जब कोई देश अपने सभी नागरिकों को जाति, धर्म, नस्ल, लिंग या आदि के भेदभाव के बिना सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है, तो देश अपने सभी नागरिकों को राजनीतिक समानता प्रदान करता है। इसका मतलब है कि अगर आप 18 साल का हैं तो कोई भी जाति, कोई भी लिंग से, ठीक है, और भारत के कोई भी कोना में रहते हैं, आप वोट देने का अधिकार रखते हैं। बस आप यहाँ के होने चाहिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन है किसी सफल लोकतंत्र की दो विशेषताएं बताइए। आप कैसे कह सकते हैं कि कोई लोकतंत्र सफल है? तो चलिए पहला पॉइंट हो जाएगा सामाजिक एकता और एकजुटता के द्वारा लोकतंत्र की सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसमें सामाजिक रूप से एकता को बल दिया जाता है और जिसमें एक उद्देश्य के लिए कार्य करें, सब मिलजुल के कार्य करते हैं। दूसरा, स्वतंत्र प्रेस एवं प्रचार के साधनों का प्रयोग करके लोकतंत्र की सफलता सुरक्षित किया जा सकता है। प्रेस एवं प्रचार के साधनों का सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करके लोगों को देश के विकास नीतियों के बारे में बताया जा सकता है, जिससे कि नागरिक भी लोकतंत्र की सफलता में अपना योगदान दे सके। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं, आइए चर्चा करें वाला पोर्शन में। तो आइए चर्चा करें वाला पोर्शन में हम लोग पहुंचते हैं। देखिए यहाँ पे चर्चा का क्या विषय है। 3 नंबर दिया, संविधान के प्रावधान समानता की स्थापना करते हैं, फिर भी समाज में असमानता
क्यों व्याप्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसके पीछे कारण यह है कि कानून बन जाने के बाद भी लोगों ने समान समझने से इनकार कर देते हैं। ये जानते हुए कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, वो जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों को असमानता का व्यवहार करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि सामूहिक जनता के दृष्टिकोण में बहुत धीरे और क्रमिक रूप से परिवर्तन आता है। एक ही बार में चीज़ों को लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, इट विल टेक टाइम। तो धीरे धीरे ये चीज़ों में परिवर्तन होता है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी सफल लोकतंत्र की विशेषता उसके नागरिकों के मताधिकार एवं अन्य क्षेत्रों में प्राप्त समानता से है, चर्चा कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। एक सफल लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी तत्व है राष्ट्र में समानता की भावना व्याप्त हो, समाज के किसी भी वर्ग में किसी भी बिंदु पर भेदभाव की स्थिति ना हो, सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। मताधिकार में प्राप्त समानता का अर्थ है बिना किसी भेदभाव के वयस्क मताधिकार यानी नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त हो। अन्य क्षेत्रों में प्राप्त समानता का अर्थ है किसी व्यक्ति के साथ लिंग, धर्म, जाति या उसके शैक्षिक एवं आर्थिक स्तर पर के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी सफल लोकतंत्र की विशेषता उसके नागरिकों को मताधिकार तथा अन्य क्षेत्रों में प्राप्त समानता से है। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं ना कि हाँ, लोग कितने आराम से कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी चीज़ को अपना सकते हैं। इसी के बेस पे ही तो किया जाता है। 5वां नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया, जहाँ पर मैं ये बताया गया है कि आपके विद्यालय में गठित एक बाल सदन में किस तरह से लोकतांत्रिक प्रतिनिधि की प्रक्रिया का पालन किया जाता है, उसकी व्याख्या कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर हो जाएगा, बाल संसद का गठन विद्यालय में विद्यार्थियों में लोकतंत्र की समझ को विकसित करने के लिए एक प्रायोगिक योजना, यानी आपको बचपन से सिखाया जाता है कि लोकतंत्र ऐसे होता है। इसमें विद्यार्थियों के नेतृत्व करने की, समस्या समाधान ढूंढने, निर्णय लेने एवं सामूहिक एकता की भावना का विकास होता है। झारखंड के प्रत्येक सरकारी विद्यालय में बाल संसद का गठन किया जाता है। बाल संसद में प्रधानमंत्री समेत कई मंत्री होते हैं, जो आपने अपने स्कूलों में भी देखा होगा, या हो सकता है आप में से बहुत कोई इस मंत्री के पोस्ट पे हो भी। प्रत्येक का निश्चित कार्य निर्धारित होता है। बाल संसद के सदस्य विद्यालय के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हैं। बाल संसद में सांसदों की अधिकतम संख्या 80 होती है, जो विद्यालय में नामांकित विद्यालय की संख्या पर निर्भर करती है, यानी ये स्टूडेंट बाहर के नहीं होते हैं, आपके स्कूल के ही होते हैं। तो ये था आपका क्या, क्लास 7 का सिविक्स का, ठीक है, चैप्टर 1। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।